नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो बिपिन चंद्रा और अन्य विद्वानों ने लिखी है, उस पर आई एक समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे। जी। ये समीक्षा बताती है कि क्यों ये किताब 1857 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह से स्टैंडर्ड टेक्स्ट मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा रिव्यू में साफ है, ये किताब सिर्फ घटनाओं या तारीखों की लिस्ट नहीं है। अच्छा। इसका असली जोर ये समझने पर है कि जो अलग अलग आंदोलन हुए, वो क्यों हुए, उनका असर क्या पड़ा और वो वक्त के साथ कैसे बदले। ये पूरी तरह आर्काइवल रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। तो समीक्षा में किताब की कुछ खास बातों पर जोर दिया गया होगा, जैसे एक तो शायद इसका संतुलित नजरिया। लेकिन संतुलित से रिव्यू का मतलब क्या है? ठीक। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। संतुलन का मतलब रिव्यू ये बताता है कि किताब नेताओं को एकदम भगवान बनाने या फिर बिल्कुल विलन बनाने से बचती है। अच्छा। मिसाल के तौर पर रिव्यू शायद ये बताता है कि किताब गांधी जी या दूसरे नेताओं के फैसलों की कामयाबी तो दिखाती है, पर साथ ही उनकी जो सीमाएं थीं या कभी-कभी जो फेलियर हुए, उनका भी ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करती है। यानी सिर्फ अच्छा नहीं दिखाया। एग्जैक्टली। इतिहास सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। है ना? सही बात है। और दूसरी खासियत जो रिव्यू बताता है वो है जमीनी स्तर पर फोकस, मतलब आम लोगों की भूमिका पर। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू इस बात पर रोशनी डालता है कि किताब किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और महिलाओं को सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर दिखाती है। अच्छा। जैसे कोई उदाहरण दिया है रिव्यू में? हाँ, मतलब ये इशारा है कि कैसे किताब, मान लीजिए, असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी दिखाती है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का जो योगदान था, या फिर जो अलग अलग आदिवासी विद्रोह हुए उनकी अहमियत बताती है। ये इस सोच को तोड़ती है कि आज़ादी सिर्फ कुछ पढ़े लिखे नेताओं ने दिलाई। ये एक जन आधारित आंदोलन था। और ये किताब रिव्यू के मुताबिक सिर्फ पॉलिटिकल घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था, समाज, इन सबको भी जोड़ती है। सही कहा। रिव्यू इस बात को सराहता है कि किताब कैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और समाज, इन सब के बीच का जो कनेक्शन है उसे साफ करती है। जैसे ये डिटेल में बताती है कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, भारी लगान, इंडस्ट्रीज का खत्म होना, इनसे आम लोगों में बहुत गुस्सा फैला। हाँ। और इसी असंतोष ने फिर राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई थीं, अलग अलग नहीं। समझ गई। और अलग अलग विचारधाराओं का भी जिक्र है। गांधीवादी रास्ता, क्रांतिकारियों का तरीका, लेफ्ट का मूवमेंट, इनको कैसे दिखाया गया है रिव्यू के हिसाब से? और रिव्यू का मानना है कि किताब इन सभी विचारधाराओं को, चाहे वो गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह हो या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का रास्ता या फिर मजदूर आंदोलनों से जोड़ी लेफ्ट की सोच, सबको गंभीरता से लेती है। अच्छा। उनके योगदान को देखती है, पर किसी एक को जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करती। उनके बीच जो तनाव थे, जो डायलॉग था, उसे भी दिखाती है। इससे संघर्ष की एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सच्ची तस्वीर बनती है। रिव्यू में कुछ खास चैप्टर्स या एनालिसिस की तारीफ भी की गई है? हाँ, कई हैं। जैसे 1857 का विद्रोह, उसे सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहना और उसके पीछे के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों को खोजना। राइट। या फिर गांधी जी ने कैसे कांग्रेस को एक एलीट ग्रुप से बदलकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनाया। हाँ, वो असहयोग और सविनय अवज्ञा वाले आंदोलन। बिल्कुल। उनके जरिए। और नमक सत्याग्रह में नमक का जो सिंबॉलिक इस्तेमाल था, उसका एनालिसिस भी रिव्यू के मुताबिक काफी दमदार है। और सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, उनका जिक्र कैसे है? रिव्यू के हिसाब से किताब सुभाष चंद्र बोस और आईएनए यानी आजाद हिंद फौज का भी एक बैलेंस्ड मूल्यांकन करती है। बैलेंस्ड मतलब? मतलब उनके साहस, उनके योगदान को मानती है, लेकिन साथ ही उनके तरीकों और आइडियोलॉजी के जो जटिल पहलू थे, उन पर भी सोच विचार करती है। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्पॉन्टेनिटी थी, जो तेजी थी, उसे भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन जाहिर है रिव्यू में कुछ कमियां या आलोचनाएं भी होंगी। हर किताब परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू ये मानता है कि करीब 600 पेज की ये किताब काफी लंबी और एकेडमिक है। हो सकता है आम पढ़ने वालों के लिए थोड़ी भारी लगे। अच्छा। और एक पॉइंट ये भी उठाया गया है कि किताब 1947 में आज़ादी मिलने पर ख़त्म हो जाती है, तो जो विभाजन की मानवीय त्रासदी थी या आज़ादी के फौरन बाद की जो चुनौतियां थी, उन पर शायद उतना ध्यान नहीं है जितना हो सकता था। तो मतलब फोकस थोड़ा शिफ्टेड है?
हाँ, कह सकते हैं। मेन फोकस स्वतंत्रता के लिए जो राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संघर्ष था, उस पर ज्यादा है। तो हो सकता है कल्चरल या लिटरेरी पहलू उतने डिटेल में ना हो। हर इतिहास लिखने वाले को एक फोकस चुनना पड़ता है ना। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये रिव्यू किसके लिए है? इस किताब को रेकमेंड करता है कौन पढ़े से? रिव्यू इसे खास तौर पर भारतीय इतिहास के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और उन सीरियस रीडर्स के लिए ज़रूरी मानता है जो स्वतंत्रता संग्राम की एक डिटेल्ड, एनालिटिकल और फैक्ट्स पर आधारित समझ जाते हैं। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझने में मदद करती है। तो आखिर में ये रिव्यू हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ कुछ महान लोगों की कहानी नहीं है। बिल्कुल। रिव्यू इसी आइडिया को मजबूत करता है कि इतिहास असल में उन लाखों करोड़ों गुमनाम लोगों के संघर्ष, उनके सपनों और उनकी कुर्बानियों से बनता है, जिन्होंने जमीन पर बदलाव लाया। हाँ। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब हम इतिहास को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से देखते हैं, उन आम लोगों की नज़र से जिन्होंने उसे जिया, तो हमारी समझ कितनी ज़्यादा गहरी और पूरी हो जाती है। शायद यही इस रिव्यू का सबसे अहम मैसेज है।